यही है। नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे भाजपा और कांग्रेस ने 2019 पर अपनी रणनीति बनाने की तैयारी कर ली है। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बीजेपी सांसदों और नेताओं से आगाह किया है कि अब वो युवाओं में और दलितों में अपनी पहट बनाएं। 14 अप्रैल को होने वाली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को पूरे सप्ताह भर मनाएं। साथ ही 6 अप्रैल को भाजपा के स्थापना दिवस को भी मंडल स्तर तक मनाया जाए। और सांसदों से साफ कहा है कि जीत के इस उत्साह को अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी तक लेकर के जाए। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि 2019 में कांग्रेस अकेले मोदी को नहीं हरा सकती, इसके लिए एक प्लान करना होगा और साथ ही प्रतिपक्ष को एकजुट होकर के ही मोदी को रोका जा सकता है। खैर चलिए, 2019 वक्त है लेकिन तैयारियां दोनों तरफ से शुरू कर दी गई हैं और ये पहली बार मणिशंकर अय्यर का बयान नहीं है। इससे पहले लालू यादव हों चाहे दूसरे नेता हों, ये भी कह चुके हैं कि मोदी को रोकने के लिए अब प्रतिपक्ष को एकजुट होना होगा। हो सकता है कि बिहार का जो समीकरण था उसी को लेकर के काम प्रतिपक्ष कर सकता है, लेकिन बीजेपी ने भी अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। चलिए हम आपको सुनाते हैं कि क्या कह रहे हैं मणिशंकर अय्यर और उसके बाद हमारे पैनल पे लौटेंगे। हमारे साथ समीक्षक के रूप में राजेंद्र शर्मा साहब हमारे साथ में हैं। शील धावाई जी भाजपा से हमारे साथ में हैं। अर्चना शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ में। आप सभी का स्वागत है। एक बार जरा मणिशंकर अय्यर को सुनिए। मैं मानता हूं कि सीट के लिहाज से हमारी बहुत बड़ी हार हुई है, लेकिन आम जनता जो है अपनी बहुमत में मोदी को न उत्तर प्रदेश में वोट दिया है सन 2017 में, न कि भारत में वोट दिया था सन 2014 में। तब कुछ 69% जो हमारे मतदाता हैं उन्होंने मोदी का साथ नहीं दिया था सन 2014 में, और सन 2017 में उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने 58 या शायद उससे भी ज्यादा 61% तक वोट नहीं दिया है। तो हमें ये मानना पड़ेगा अव्वल कि सीट के लिहाज से बीजेपी की जीत हुई है। तो चलिए अपनी बात के साथ लॉजिक भी पेश कर रहे हैं मणिशंकर। उनका साफ कहना है कि आज भी ना 2014 में और ना जो 2017 में उत्तर प्रदेश में मतदाता ने पूरी तरह से मोदी का साथ नहीं दिया, लेकिन बिखराव की वजह से वो जीत पाए और 2019 के लिए प्रतिपक्ष को ये बिखराव है, उसे रोकना होगा। चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं और राजेंद्र जी आपसे जानना चाहूंगा कि 2019 निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती और प्राथमिकता है, क्योंकि जब राज्यों से जीतना शुरू करेंगे वहीं से एक मैसेज जाता है कि 2019 की सीढ़ियां उनके लिए सहज बन रही हैं। और मणिशंकर अय्यर का भी अपना कहना है कि वोटों का जो बिखराव था, अगर टोटल हम वोट की काउंटिंग करते हैं तो बीजेपी से भी ज्यादा वोट है, लेकिन यह बिखराव हुआ इसी वजह से मोदी जीतने में सफल रहे। तो क्या माना जाए इसे कि वास्तव में 2019 थोड़ा दूर है लेकिन एक्सरसाइज अभी से करनी होगी? देखिए 2019 की तैयारियां तो अभी से सभी पार्टियों को करनी होगी और बड़ी आश्चर्य की बात है कि जहां कांग्रेस और सपा और बसपा हारने के बाद में भी अभी सबक लेने वाली स्थिति पे नहीं आए हैं, वहीं बीजेपी के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ संदेश दे दिया है कि हमको जो युवा है जो 12वीं में पढ़ रहे हैं उन लोगों को जोड़ने की अभी से तैयारी करनी, जिससे कि अगला चुनाव हम आसानी से जीत सके। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर जो अलग अलग नेताओं के जो बयान आ रहे हैं वो बयान इस तरह से आ रहे हैं कि जैसे उनके अंदरूनी अभी तक मंथन वाली स्थिति भी नहीं आ पाई है, एक दूसरे को केवल बयानबाजी के अंदर ही हम अटक रहे हैं। जहां तक मणिशंकर जी का या दूसरे जो है कि साहब दल मिलकर के बीजेपी के खिलाफ चुनाव बिहार फॉर्मूला अपनाए, तो इस चीज को मैं पहले भी इसी मंच पे ऊपर कह चुका हूं कि देखिए बिहार का जो फार्मूला है वो सब जगह लागू नहीं हो सकता है। देखो बिखराव तो इसी तरीके से रहेगा, इस बिखराव के अंदर आपको अपनी जीत खोजनी होगी, मेरा ये मानना है, क्योंकि बिहार की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। वहां पर नीतीश को उस टाइम पे बीजेपी को छोड़ना था, उधर से लालू यादव को क्योंकि वो जेल से चारा घोटाले के कारण जेल से छूट करके आए थे और उनको किसी भी तरीके से अपने दल को बनाए रखना था।
कांग्रेस काफी लंबे टाइम से बिहार के अंदर सत्ता से अलग रह रही थी। इस स्थिति के अंदर उनमें एक समझौता हो गया, ताकि वैसी स्थिति और दूसरे प्रदेशों में कहीं पर भी नहीं है। तो दूसरी चीज क्या, जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस, आप और बसपा यदि तीनों मिलेगी तो वो स्थितियां नहीं आई, क्योंकि आप वाले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे या इस तरह के पोलराइजेशन में नहीं आएंगे। खैर देखिए, राजस्थान का 2018 में चुनाव होगा, अलग स्थिति। राजस्थान की अभी तक की जो स्थितियां रही हैं, जब एक बार पीक में था 80 के 90 के दशक के आसपास से 90 के बीच वाला जो दौर था, जिसमें जनता दल, लोकदल और ये जब एक ताकत के रूप में उभरे थे और वोट भी काफी लेकर के और मजबूत स्थिति के साथ में आए थे, लेकिन उसके बाद से एक पतन हो गया तीसरे फ्रंट का। तो मुझे नहीं लगता कि यहां कुछ ऐसी स्थितियां बन पाएंगी, क्योंकि अभी देखिए बीएसपी ऐसी पोजीशन में नहीं है कि राजस्थान में अपने जड़ें मजबूत कर सके। आम आदमी पार्टी का उदय हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि गोवा में जितनी मेहनत की थी, यहां पे भी अभी बहुत सारी समस्याएं हैं। क्योंकि पंजाब में एक थोड़ी सफलता बी ग्रेड की मान सकते हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाने में कामयाब हुए हैं वो, और आम आदमी पार्टी यहां ऐसी पोजीशन में नहीं है कि कोई भी उसके साथ में कंप्रोमाइज करेगा। तो राजस्थान में तो मुझे लगता है बीजेपी कांग्रेस आमने सामने सीधी होंगी, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का, माफ करेगा, विधानसभा का चुनाव। ओवरऑल जो स्थिति है, मणिशंकर अय्यर का कहना है कि जो बिखराव विपक्ष का रहा है, वो अगर बिखराव होता रहेगा तो 2019 की बजाय हमें 24 पे सोचना चाहिए। यही उमर अब्दुल्ला ने भी कही थी बात, वो आंकड़ों की बात कर रहे हैं। नहीं, काफी कुछ संदीप दीक्षित ने भी ये बात कही है। हाँ। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने भी ये बात कही है कि ये बिखराव वाली स्थिति तो रहेगी, पर फिर भी आपको मान चलना पड़ेगा, बिखराव की स्थिति तो रहेगी। इस बिखराव में आपको अपनी जीत तय करने के लिए आपको कोई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। अदरवाइज मेरे को कहीं कुछ नहीं लगता कि कहीं दूसरे कहीं आप ऐसा कौन सा प्रदेश मान के चल रहे हैं जहां पर बिहार वाली स्थिति को, बिहार वाले जो समीकरण थे उस तरह के समीकरण तैयार की जा सके, वो दिखते रहे हों आपको। क्योंकि देखिए, आप भले ही आज पंजाब के अंदर सेकंड पोजीशन में आ गई हो, पर जिस तरह से केजरीवाल जी के स्टेटमेंट और मायावती जी के स्टेटमेंट ईवीएम को लेकर क्या है, उससे जनता को कोई सहानुभूति नहीं है, जनता की उनको सहानुभूति नहीं है। और आप देखिए, चुनाव आयोग ने आज साफ कह दिया है, स्पष्ट कह दिया है कि यदि इस तरह कोई शिकायत है तो हमारे पास लाइए, क्योंकि इस तरह की कोई चीज हो ही नहीं सकती जैसे चुनाव आयोग कह रहा है, और हम जांच कराएंगे। इसलिए ये कर देंगे, वो एक लॉजिकली बात गले नहीं उतरती है। जब 67 से 70 में से दिल्ली में मिलते हैं तो केजरीवाल जी उस वक्त ना कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई, उस वक्त ना बीजेपी ने आपत्ति दर्ज कराई। और ईवीएम को लेकर के ये केवल अरविंद केजरीवाल या मायावती के इश्यू नहीं है, ये लालकृष्ण आडवाणी, सुब्रमण्यम स्वामी, कांग्रेस, सब लोग एक बार अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। खैर चलिए, मुद्दा आज ये नहीं है हमारा। अर्चना जी, 2019 को साधने की कोशिश कर रही है बीजेपी, और आपके नेताओं से पूछा जा रहा है तो वो अपना एक बता रहे हैं कि वर्तमान अगर स्थितियां ऐसी रहती और मेंटेन कर पाते हैं मोदी, तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। दलित और युवाओं को फोकस किया जाएगा 2019 के लिए, प्रधानमंत्री ने भी कहा है और अमित शाह ने भी बात कही है। देखिए योगेंद्र जी, सफलता मनोबल बढ़ाती है और विफलता उसको गिरा देती है। तो ऐसे में जब विफल हो जाते हैं और उसके बाद इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, उस समय कई उद्गार प्रकट होते हैं। तो इसमें कोई संशय नहीं कि सुझाव हर स्तर पर दिए जा रहे हैं। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, जिनको अप्रत्याशित जनादेश मिला भी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन यदि इन 5 राज्यों के चुनाव को देखें तो सत्ता विरोधी जनादेश था, कोई कांग्रेस के खिलाफ जनादेश नहीं था। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, उसके नेता के रूप में श्री नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री भी आज देश के, उन्होंने डिलीवर करने के स्थान पर एक ही मिशन अपनाया कि उन्हें यह इनके इन प्रकार अगली सत्ता में काबिज होना 2019 के लिए, और उस स्ट्रैटेजी पर वो काम कर रहे हैं। तो उस नाते अब उन्होंने ये भी साधना शुरू किया कि 12th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को, दलित को या अन्य तबका, जो हिंदुआइजेशन जो उन्होंने किया देश का, उसके आधार पर उनसे जुड़ सकता है। तो उनका एक ही लक्ष्य रहता है कि सबसे पहले तो हम उस माइनॉरिटी को निगलेक्ट कर दें, और साथ ही साथ सारी जातियों को जो एकजुट करती है हिंदुत्व के नाम पर, भले ही उनका शोषण उनके पार्टी के रैबिड ऑर्गेनाइजेशन, चाहे उनको गाय के मामले में उनको सरेआम पीटते हो, उनकी हत्याएं करते हो। मैं सिर्फ मुसलमान की बात नहीं करी, उन्होंने दलितों के साथ भी शोषण किया। तो इन सब चीजों को नेग्लेक्ट करते हैं। आपने इस चीज को भी अनुभव किया होगा कि प्रधानमंत्री के तौर पर सब कामों को छोड़ करके सिर्फ वो चुनाव प्रचार में संलग्न होते हैं जहां चुनाव होते हैं, और एक संस्था के रूप में प्रधानमंत्री के तौर पर जो उनका दायित्व उसे निभाने से भी गुरेज रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की विडंबना यह है कि उन्हें एक अप्रत्याशित जनादेश लोकसभा में तो मिला था, जो मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं, अन्य नेता कह रहे हैं, उस बात में भी मैं समझती हूँ कुछ हद तक ये सोचने वाली बात है कि जब हम
एक समान विचारधारा वाले लोग, चाहे वो सपा के हों या बसपा के हों, और जो हम लोग भारत के लोकतंत्र के सम्मान में विश्वास रखते हैं, सबको एकजुट करके काम साथ लेकर के चलने में बात करते हैं, उन सबको सचमुच में एकजुट होना चाहिए। क्योंकि यदि फांसीवादी चरित्र का प्रादुर्भाव जो हो चुका, उससे यदि विस्तार मिल गया और इंडिविजुअलिज्म की पॉलिटिक्स जो एक तरह से लोकतंत्र के डिक्टेटरशिप की ओर जाने की ओर इंगित कर रही है, उसको यदि रोकना है तो सचमुच में हमें वो कदम उठाने पड़ेंगे जनता की भावना को अभिव्यक्त कर सके। तो समस्या ये है कि हर वर्ग को वोट बैंक समझना, चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो, जबकि बच्चों के लिए चाहिए था कि उच्च शिक्षा को उनके लिए सरलीकृत रूप से उपलब्ध करवाई जाए, वहां तो 15% सर्विस चार्ज लगा देते। नीतियों में तो किसी के प्रति भी ऐसा समर्पण या ऐसी कोई नहीं, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं उससे यह है कि कोई जनता के लिए राहत की स्कीम से राहत देने की बात सरकार की ओर से कोई ऐसा एजेंडा सामने नहीं आ रहा है। वो देखिए आप लोगों के लिए एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन वर्तमान जो सरकार केंद्र की है, बीजेपी है, उसके लिए मुद्दा 2019 है। और वो अभी भी कह रहे हैं ताल ठोक के कि सांसदों को अपनी योजनाओं को बताने के लिए जनता के बीच जाना चाहिए, नोटबंदी का जो इफेक्ट है वो बताना चाहिए कि जनता के लिए जरूरी क्यों है। देखिए, नोटबंदी के इम्पैक्ट को तो अभी तक जो सीएसओ है वो ही नहीं क्लियर कर पाए, और ना ही हमारे जो इकोनॉमिक एडवाइजर है इंडिया के, वो तक कहते हैं कि अभी 3-4 महीने लगेंगे और इसके रेपरकशंस तो सामने आ ही रहे हैं। ये ठीक है कि उसके बावजूद इन्हें जनादेश मिला, उसका कारण ये था कि जो ध्रुवीकरण शब्द भी मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी, अब ध्रुवीकरण तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती है, अब तो हिंदूकरण करने का जो प्रयास करके सब जातियों को एकत्रित करके वोट उन्होंने गेन किया, अब उसको डिलीवर करने की बात है। योगेंद्र जी समझना पड़ेगा, ये क्रिटिसिज्म नहीं है सिर्फ। जब आप कहते हैं कि आधार कार्ड को हमें राशन कार्ड के साथ जोड़ना है, जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं इसकी वो एक वॉलंटरी कार्ड है, उसको आपको जोड़ने के लिए उसको मैंडेटरी बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसके बाद आप कहते हैं कि मिड डे मील को आधार से जोड़ देंगे, उसके बाद हायर एजुकेशन में 15% सर्विस चार्ज, जब इनका समय आएगा 2019 में तो इन सब चीजों की समीक्षा होगी। क्योंकि समीक्षा तब होगी क्योंकि जनता ही जानती है भी 2.5 वर्ष 3 वर्ष का कार्यकाल बीता तो हमें समय देना है, क्योंकि इन्होंने हर बार ये कहा जब ये जनता के बीच में गए, कभी इन्होंने मिशन 2022 का, जैसे वसुंधरा जी 2019 बोलती हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी बिल्कुल खत्म हुई। इन्होंने कहा कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, तो पंजाब में तो भाजपा मुक्त हो गया, और इसी प्रकार से गोवा और मणिपुर में जिस प्रकार से इन्होंने सबसे बड़ी पार्टी को भी हाईजैक करने का प्रयास किया, उसके लोगों को एक तरह से चलिए मैं अभी आऊंगा आपके पास में, वापस लौटता हूं। शीलदा भाई जी आपके पास में आ रहा हूं मैं। प्रतिपक्ष एकजुट होने की कोशिश करेगा और राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस उसके लिए पहल शुरू कर रही है। आप लोग दलित और यूथ दोनों को पूरी तरह से फेवर में करने के लिए, उन पे दाव खेलने के लिए एक पहल कर रहे हैं, और साफ कहा है प्रधानमंत्री ने और आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि अब इन्हें फोकस करना चाहिए हमें। देखिए योगेंद्र जी, मैं कहूं कि आजादी के बाद में लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र में क्या अधिकार होते हैं, मताधिकार का कैसे प्रयोग किया जाता है, इस बात को अगर समझा है तो पहली बार यूपी की जनता ने इस बात को समझा है। और जिस तरह से खुलकर मतदान किया और जो प्रचंड बहुमत आया और जो मोदी जी की बात पर उन्होंने विश्वास जताया, मोदी जी ने जो कहा उस पर, जो जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कह देती हूँ कि जैसे उन्होंने गैस कनेक्शन किए, 2 करोड़ गैस कनेक्शन दिए, 17,000 गांव ऐसे थे जहां बिजली आजादी के बाद पहुंची नहीं थी, वो वहां पर पहुंची, और भी शौचालय 4 करोड़ शौचालय बनाए, मुक्त करने की बात की, तो लोगों में एक ये धारणा बैठ गई कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, तो उनकी विश्वास पर मोहर लगाई है इस चुनाव में। और जहां तक अभी अर्चना जी कह रहे थे कि मोदी जी ऐसे प्रचार कर रहे थे, प्रधानमंत्री को इस तरह से नहीं करना चाहिए और वो अपने दायित्व को निर्वहन उस भली प्रकार से नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मैं अर्चना जी से पूछना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री मोदी अगर वाराणसी से एमपी हैं तो वो अपने क्षेत्र में क्यों नहीं जाएंगे? और ये खाली सिर्फ वाराणसी की बात नहीं है, पूरे यूपी की बात है। वो प्रधानमंत्री की बातें अगर लोगों को समझ में आती हैं तो इस जो मोदी जी जो कहते हैं वो सीधी बात दिलों में उतरती है, लोगों में विश्वास आता है। और मैं समझती हूं कि जो प्रचंड बहुमत मिला है और जो विश्व में एक छवि बनी है और आजादी के बाद में सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे हैं, तो इसमें गलत क्या है? और जहां तक आप कह रहे हैं युवाओं की बात, अभी इन्होंने ये भी कहा कि ध्रुवीकरण, अब ध्रुवीकरण कहां किया? मुसलमानों भी मतदान दिया, उन्होंने 3 तलाक की बात की तो महिलाओं के सीधे दिल में उतरा। और आप सर्वे करा के पता कर लीजिए कि मुस्लिम महिलाओं ने कितना वोट दिया है। लोगों को ये बात अपील की है, जो बात मुद्दे वो विकास के मुद्दे पर उनका काम बोलता है, तो उन्होंने ये अखिलेश जी ने कहा काम बोलता है, तो बिल्कुल सही, मोदी जी ने जो काम किया वो काम बोल